तो बेसिकली हमने वेक्टर फील्ड पढ़े थे, और वेक्टर फील्ड की मदद से हमने ये कहा था कि अगर हमें वेक्टर फील्ड्स पता हो तो हम उनकी इंटीग्रल कर्व्स निकाल सकते हैं, और उस इंटीग्रल कर्व की मदद से उसका फ्लो निकाल सकते हैं। फ्लो का मतलब ये है कि वो जो इंटीग्रल कर्व है या वो जो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आती है कर्व की, उस कर्व के लॉन्ग अगर मोशन होगी या उस कर्व के लॉन्ग अगर कोई चेंज आएगी तो वो चेंज किस नोयत की होगी। वो चेंज ट्रांसलेशन होगी, वो चेंज रोटेशन होगी, वो चेंज मैग्निफिकेशन होगी, वो चेंज श्रिंकिंग होगी, वो चेंज रिफ्लेक्शन होगी, कई किस्म की चेंजेस हो सकती हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस चेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती है वो चेंज उसका फ्लो कहलाता है, और फ्लो की हमने एक इक्वेशन लिखी थी। तो हमने कहा था कि एक म्यू एस जो फ्लो की मैपिंग हमने डिफाइन की थी फॉर अ वेक्टर फील्ड एक्स, तो हमने कहा था कि अगर ये म्यू एस है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक म्यू एस स्टेरिक, जिस तरह हम म्यू एक मैपिंग डिफाइन करते थे और उसके करस्पॉन्डिंग म्यू स्टेरिक मैपिंग डिफाइन करते थे जो टेंजेंट्स को टेंजेंट्स पे मैप करती थी। तो हम ये कहते हैं कि ये जो एम पी टेंजेंट स्पेस है इसके टेंजेंट्स को एम गैमा पी ऑफ एस या म्यू एस ऑफ पी, चूंकि दोनों एक बराबर होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो मैप करती है मैपिंग वो म्यू एस स्टेरिक है। तो अगर म्यू के करस्पॉन्डिंग हम कोई बेसिस सेट लेते हैं एमपी का, ये अगर एमपी स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस है, इसका बेसिस सेट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एम गैमा पी ऑफ एस जो है वो भी एक टेंजेंट स्पेस है, इसके वेक्टर्स भी टेंजेंट्स हैं। तो इसकी भी क्या उसे कहते हैं एक बेसिस सेट होगा। तो हम कहते हैं कि अगर ई आई एम पी का बेसिस सेट है तो इस बेसिस सेट की जो इमेज बनेगी अंडर म्यू एस स्टेरिक, तो वो बेसिस सेट बन जाएगी एम गैमा पी ऑफ एस की, और उसको हम कैपिटल ई आई ऑफ एस से लिखते हैं। सर ये जो मैपिंग ऊपर हमने डिफाइन की है म्यू एस स्टेरिक, सर जी जी इसकी सर समझ नहीं आई। म्यू एस स्टेरिक की डोमेन में सर एमपी है, यानी वो एक पॉइंट पी पे जो वेक्टर स्पेस जो बनेगी वो सारे एलिमेंट स्पेस, टेंजेंट स्पेस, वो सारे वेक्टर्स होंगे म्यू एस के, टेंजेंट्स होंगे, इसके एलिमेंट सारे टेंजेंट्स होंगे। टेंजेंट्स होंगे, तो इसलिए हमने इसको म्यू एस स्टेरिक रखा है। नहीं, म्यू एस स्टेरिक तो देखें हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो वहां हमने अगर म्यू एक मैपिंग थी दो मैनीफोल्ड्स एम और एन के दरमियान, तो हमने म्यू और नीचे स्टेरिक एक मैपिंग डिफाइन की थी जिसे हमने डिफरेंशियल ऑफ अ मैप कहा था कि वो जो मैपिंग है वो टेंजेंट्स को टेंजेंट्स पे मैप करती है। तो अगर हमें एक मैपिंग पता हो बिटवीन टू सेट्स तो उसके करस्पॉन्डिंग हम एक ऐसी मैपिंग म्यू एस स्टेरिक बना सकते हैं जो टेंजेंट्स को टेंजेंट्स पे मैप करे, और ये हमने चैप्टर 1 में बनाई थी वहां पे। ये बिल्कुल उसी बात को यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया है कि अगर म्यू एस में। जी जी सर, ये कर्व पे बनने वाले टेंजेंट्स हैं ये एम गैमा पी ऑफ एस। जी जी, ये उस कर्व पे जो बन रहे हैं, जो इंटीग्रल कर्व है उस पे जो टेंजेंट्स बनेंगे उनकी बात हो, ठीक है सर। मैनीफोल्ड पे बनने वाले टेंजेंट और कर्व पे बनने वाले टेंजेंट और एक ही पॉइंट जो मैनीफोल्ड पे टेंजेंट होता है वो किसी न किसी कर्व पे टेंजेंट होता है, ठीक है। यहां हमने स्पेसिफिक कर दिया गैमा पी, यानी कि कर्व को स्पेसिफाई कर दिया हमने कि इंटीग्रल कर्व एट पॉइंट पी, और ये जो इंटीग्रल कर्व है इसको फिक्स कर दिया कि ये किसी पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल कर्व है, यानी इसका जो ताल्लुक वेक्टर फील्ड से जुड़ रहा है ये इस कैपिटल एक्स से, वो ताल्लुक इस गैमा पी की वजह से जुड़ रहा है, क्योंकि हर वेक्टर फील्ड एक इंटीग्रल कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहते हैं कि ये जो इंटीग्रल कर्व है गैमा पी जिसे हम कह रहे हैं, ये वो इंटीग्रल कर्व है जो इस वेक्टर फील्ड एक्स के करस्पॉन्डिंग आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो टेंजेंट्स हैं वो बेसिकली इस वेक्टर फील्ड एक्स के साथ लिंक होंगे, ठीक है। यानी कि वेक्टर फील्ड एक्स के साथ लिंक हो गया ना टेंजेंट, यानी कि ये टेंजेंट जो एम गैमा पी ऑफ एस के अंदर है ये बेसिकली इस वेक्टर फील्ड एक्स के साथ लिंक है। कर्व के ऊपर तो होते ही हैं तमाम टेंजेंट्स, लेकिन ये इस वेक्टर फील्ड के साथ हमने रिलेट करने हैं यहाँ पर। सर, और डिफ्यूमॉर्फिज्म सर डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये है डिफ्यूमॉर्फिज्म होता है कि एक जो क्या उसे कहते हैं जो डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर है वो आइसोमॉर्फिज्म भी हो तो उसे डिफ्यूमॉर्फिज्म कहते हैं। सर म्यू ऑफ एस ये डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर भी है। जी जी, डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर भी। तो अब हम कहते हैं बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई टेंजेंट है, ये टेंसर फील्ड है, सॉरी, इफ टी इज अ टेंसर फील्ड, पी पॉइंट के नेबरहुड पे डिफाइन है, तो हम कहते हैं कि जो ये टेंसर फील्ड है तो गैमा पी ऑफ एस तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना मैनीफोल्ड का, तो जब टेंसर फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑपरेट होगा तो एक पर्टिकुलर टेंसर बनेगा। जब एक पर्टिकुलर टेंसर बनेगा तो उसके कुछ इंडिसेस भी होंगे, कुछ ऊपर इंडिसेस होंगी कुछ नीचे होंगी, हमने इन जनरल का टी अल्फा है, ठीक है।
उसकी इंडिसेस हैं। तो हम कहते हैं कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर एस, जो कि कर्व का पैरामीटर है, तो वो डेरिवेटिव बेसिकली बनता है आपका ली डेरिवेटिव इन दी डायरेक्शन। ये अभी हम ली डेरिवेटिव का फार्मूला ड्राइव करेंगे, तो हम कहते हैं इसको डिनोट करते हैं एल एक्स ऑफ टी से, यानी कि एल ली डेरिवेटिव के लिए, एक्स उस वेक्टर फील्ड के लिए जिसके अलोंग डेरिवेटिव लेना है, और टी उस टेंसर फील्ड के लिए जिस टेंसर फील्ड का डेरिवेटिव लेना है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हम पढ़ लें तो फिर मैं इसके डेरिवेटिव का फार्मूला बेसिकली ड्राइव करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। प्रॉपर्टीज ये है कि ये लीनियर ऑपरेटर है कि अगर आप पहले ली डेरिवेटिव लें बाद में ऐड करें, या पहले ऐड करें बाद में ली डेरिवेटिव लें, दोनों सूत्रों में रिजल्ट जो है सेम रहेगा। ली डेरिवेटिव लेने से पहले जो टेंसर फील्ड की सिमेट्रिक है तो ली डेरिवेटिव लेने के बाद भी सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ली डेरिवेटिव लेने के बाद भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। और ये प्रोडक्ट रूल को सेटिस्फाई करता है कि एल एक्स जब एस टेंसर टी पे ऑपरेट होता है तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव। और अगर किसी स्केलर फील्ड पे ली डेरिवेटिव लें तो वो सिंपली ऐसे होता है कि जैसे आपने वेक्टर फील्ड को स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट कर दिया। और पांचवी प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम ये पढ़ी थी कि एक ना एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर मौजूद होता है कि हम उस वेक्टर फील्ड को उस जो कोऑर्डिनेट नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके पहले कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड के इक्वल लिख सकते हैं कि अगर x पार्शियल 1 के इक्वल हो जाए द फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड ऑफ सम कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन कंपोनेंट्स u अल्फा जो है उस जो ली डेरिवेटिव के कंपोनेंट्स हैं उस बेसिस सेट के हिसाब से वो सिंपली हो जाएंगे कि जिस तरह हमने उसके पहले कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया है। ये थ्योरम है, और ये थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि हमने ली डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा। फिर हम इसको ड्राइव करेंगे फॉर अ स्पेसिफिक केस। लेट एक्स बी अ सी इंफिनिटी वेक्टर फील्ड एंड टी इज अ सी इंफिनिटी टेंसर फील्ड, यानी कि एक्स एक वेक्टर फील्ड है, टी एक टेंसर फील्ड है, एक्स आई कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो तो वेक्टर फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं कैपिटल एक्स आई, वो हमें पता है कि जब कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स आई पे ऑपरेट होता है तो कैपिटल एक्स आई देता है, और पार्शियल जो डेरिवेटिव्स हैं वो कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड्स बनते हैं। तो हम ये कहते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ एक्स एंड जो ये टेंसर फील्ड है, अगर ये आर एस टाइप का टेंसर फील्ड है तो इसके आर इंडिसेस ऊपर होंगी, एस इंडिसेस नीचे होंगी, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। एक्स आई एक्स के कंपोनेंट्स हैं और टी आई वन आई टू अप टू सो ऑन आई आर, जे वन जे टू अप टू सो ऑन जे एस, ये टी के कंपोनेंट्स हैं। तो जब एल एक्स टी पे ऑपरेट हो यानी कि ली डेरिवेटिव लें तो वो उसका टेंसर फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टाइप उसकी ली डेरिवेटिव लेने से पहले है वही टाइप ली डेरिवेटिव लेने के बाद रहेगी। अगर आर एस टाइप का टेंसर है तो ली डेरिवेटिव लेने के बाद भी आर एस टाइप का रहेगा, अगर 1-2 टाइप का है तो ली डेरिवेटिव लेने के बाद भी 1-2 टाइप का रहेगा। फॉर्मूला ये कहता है कि पहले तो उस जो कंपोनेंट्स है उस पर एक्स एज इट इज ऑपरेट हो जाएगा, माइनस पार्शियल सी, ये डमी इंडेक्स है सी, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई वन। कहने का मतलब है जब भी मैं ऊपर वाले इंडेक्स को छेड़ूंगा, या मैं ऊपर वाले इंडेक्स को चेंज कर रहा हूं, आई वन को मैंने उठाया, आई वन एक्स के ऊपर आ गया आई वन, और उस आई वन की जगह सी आ गया, उसकी जगह डमी इंडेक्स आ गई, बाकी सारे इंडेक्सेस अपनी जगह। जितनी दफा भी मैं ऊपर वाले इंडेक्स को छेड़ूंगा नेगेटिव साइन आएगा, फिर माइनस सो ऑन, आखिरी इंडेक्स पे जाऊंगा तो पार्शियल सी ये सी आई आर की जगह पे चला जाएगा, बाकी इंडिसेस ऐसे ही, और वो जो आई आर है वो एक्स के ऊपर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए बता रहा हूं। और जितनी दफा मैं नीचे वाली इंडिसेस को छेड़ूंगा प्लस साइन आएगा, तो नीचे वाली J1 को छेड़ता हूं तो प्लस साइन, J1 आएगा पार्शियल के साथ, पार्शियल J1, एक्स के ऊपर डमी इंडेक्स आएगी सी, और वो डमी इंडेक्स J1 की जगह रिप्लेस हो जाएगी, प्लस ऑन JS जो है पार्शियल के साथ आएगा, एक्स के ऊपर सी, और डमी इंडेक्स जो है सी जो है JS की जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले को हम प्रूव करते हैं जी सर। ये टेंसर कंपोनेंट्स पे अप्लाई होगा ली डेरिवेटिव? यहाँ पे ली डेरिवेटिव भी एक टेंसर आता है ना, तो बेसिकली तो हमने कंपोनेंट्स ही निकालने होते हैं ना टेंसर के। अगर हमें कंपोनेंट्स गिवन होंगे तब भी हम ली डेरिवेटिव निकाल सकेंगे। ठीक है, कि आपको टेंसर ऑफ टाइप 1-1 दिया हुआ है, उसके 4 कंपोनेंट्स है 2D स्पेस के अंदर, तो आपके जो ली डेरिवेटिव है उसके भी 4 कंपोनेंट्स आएंगे जो आप। ठीक सर, ये इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो ली डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स ऑपरेट हो रहा है टेंसर टी के ऊपर, बेसिकली के कंपोनेंट्स के ऊपर जी। तो इसका मतलब ये हुआ सर जो ली डेरिवेटिव है बेसिकली वही ऑपरेटर एक्स है? नहीं, ये आगे भी तो टर्म है, सिर्फ एक्स तो नहीं है, ये अगली टर्म में भी तो साथ है भाई। सिर्फ एक्स होता तो वो तो सिर्फ एक्स होता,
फिर ये अगली टर्म में तो ना होती ना सात, अगली टर्म में भी सात है, ये भी उसका जी पार्ट है फार्मूले का। ये हम आगे ड्राइव करते हैं, आपको समझ आ जाएगी, अभी हम इसको प्रूव जी कर रहे हैं। ठीक। सपोज टी इज ऑफ टाइप, हम जनरल प्रूफ नहीं कर रहे बल्कि एक स्पेसिफिक प्रूफ कर रहे हैं फॉर टाइप 1 1, ठीक है। एंड एक्स ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और हम कह रहे हैं कि जो एक्स जब पी पॉइंट पे ऑपरेट होता है वो जीरो टेंजेंट नहीं है, कोई और टेंजेंट है। देन देर आर कोऑर्डिनेट्स वाई आई। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये कहती है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद होता है कि वो जो एक्स है वो पहला कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड बन जाए उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिस्पेक्ट से। तो हम कहते हैं कि वाई आई एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है पी पॉइंट के ऊपर कि जो एक्स है वो पार्शियल बाई पार्शियल वाई वन के बराबर है, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वाई आई। तो उस पर्टिकुलर केस में u जो है, जिसे हमने ली डेरिवेटिव ऑफ t कहा हुआ है, तो u बेसिकली क्या हो जाएगा कि सिंपली आप कहेंगे कि इसका पार्शियल बाई पार्शियल वाई वन ऑफ t हो जाएगा। तो u बेसिकली क्या होगा कि u होगा कि x ऑपरेट हो जाए, क्योंकि सिंपली x ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था जब आप उसका प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ रहे थे कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद होता है जिसमें हम उस जो कोऑर्डिनेट जो टेंसर फील्ड है उसका जो ली डेरिवेटिव होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड बन जाता है। तो लीड जो u है बेसिकली ली डेरिवेटिव ऑफ t, वो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा, और फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है सिंपली t पार्शियल बाई पार्शियल वाई वन उसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। तो u y कॉम y जो है ये y कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट से हम लिखने के लिए y लिखा है, इसकी दो इंडेसेस है, टाइप 1 1 का है तो एक इंडेक्स ऊपर होगी एक नीचे होगी, i j इंडेसेस हैं। तो इसका मतलब होगा कि x ऑपरेट हो गया t के ऊपर तो वो u आ जाएगा। x का मतलब है पार्शियल बाई पार्शियल y वन ऑपरेट हुआ, कि सिंपली आपने कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड की रिस्पेक्ट से या फर्स्ट कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो ली डेरिवेटिव के बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5। ऑल्सो वी नो दैट कि एक्स आई जो है वो एक्स एक्स आई होता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फील्ड है, वो जब वेक्टर फील्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो उसका कंपोनेंट आता है। तो एक्स आई आएगा एक्स एक्स आई, और एक्स तो बेसिकली है पार्शियल बाई पार्शियल वाई वन, तो ये हो जाएगा पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई वन। तो यू ये हमने कोऑर्डिनेट वाई की रिस्पेक्ट से लिखा था, लेकिन हमें तो हमारे तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स एक्स आई हैं और हमें फार्मूला एक्स आई कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट से चाहिए। तो जब हम एक्स आई कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट से फार्मूले की बात करेंगे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाना है। वाई कोऑर्डिनेट में हमें चीज पता है, एक्स कोऑर्डिनेट में जाना है। मैंने आपको ये कहा था कि जब भी हम एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ याद रखने का तरीका बताया था कि जिस कोऑर्डिनेट में जाना हो उसकी इंडेक्स ऊपर वाली इंडेक्स के साथ वो ऊपर आएगा, नीचे वाली इंडेक्स के साथ वो नीचे आएगा। तो यहां ये आई इंडेक्स ऊपर है, जे इंडेक्स नीचे है, तो आई इंडेक्स के साथ एक्स ऊपर आएगा, जे इंडेक्स के साथ नीचे आएगा, और साथ दो दूसरे कोऑर्डिनेट्स की इंडेक्सेस आएंगी। जिस कोऑर्डिनेट से जाना हो वो ऊपर वाली इंडेक्स के साथ नीचे आएगा, नीचे वाली इंडेक्स के साथ ऊपर आएगा, जैसे ये यहाँ पे है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनेगा यू एक्स आई जे, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर अगर हम इस वाई को लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा यू वाई एच के पार्शियल एक्स आई पार्शियल वाई एच प्लस पार्शियल वाई के पार्शियल एक्स जे। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमने यूज किया। ये जो यू वाई एच के है, ये इस फार्मूले से जो ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये तो है एक्स ऑफ टी वाई एच के, ये तो एक्स ऑफ टी वाई एच के बराबर है, और बाकी ये दोनों चीजें एज इट इज लिखी। ये भी चूंकि वाई कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है तो हमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की जरूरत पड़ेगी कि हम इसको एक्स में लेके जाएं। फिर ये दो 1 1 टाइप का है तो इस पे फिर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगेगा। अब हमने y से x में जाना है, y से x में जाना है तो ऊपर वाली इंडेक्स के साथ x ऊपर, नीचे वाली इंडेक्स के साथ नीचे। तो आप टी वाई एच के आपके पास आ जाएगा टी एक्स पी क्यू पार्शियल वाई एच ओवर पार्शियल एक्स पी प्लस पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल वाई के, और ये जो दो टर्में थी पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई एच और पार्शियल वाई के बाई पार्शियल एक्स जे, वो अपनी जगह पे एज इट इज रही। अब ये एक्स एक डेरिवेटिव ऑपरेटर है और तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरे दो एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला और तीसरा एज इट इज, तीसरे का डेरिवेटिव पहले दो एज इट इज। तो ये पहले पे डेरिवेटिव एक्स ऑपरेट होगा टी एक्स पी क्यू पे, बाकी सारी टर्में एज इट इज।
फिर टी एक्स पी क्यू एज इट इज, एक्स जो है इस पार्शियल वाई एच ओवर पार्शियल एक्स पी पे ऑपरेट होगा, बाकी टर्म्स एज इट इज। फिर तीसरी टर्म में एक्स जो है पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल वाई के पे ऑपरेट होगा बाकी, यानी कि डेरिवेटिव है 3 दफा ऑपरेट हुआ बारी बारी। अब अगर आप यहां से गौर से देखें तो ये वाई एच और ये वाई के एक जैसी चीजें, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल एक्स पी, और ये बच जाएगा पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल एक्स जे। आपको पता है कि पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स पी डेल्टा आई पी होता है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया डेल्टा आई पी, इसकी जगह लिख दिया डेल्टा क्यू जे। सिमिलरली इसमें ये देखें तो ये पार्शियल वाई के वाली टर्म आपस में कैंसिल हो रही है, तो ये डेल्टा क्यू जे बन गया इस टर्म के अंदर। इसी तरह यहां पे पार्शियल वाई के वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो ये डेल्टा पार्शियल एक्स पी वाली टर्म, पार्शियल वाई एच वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल एक्स पी की वजह से डेल्टा आई पी की टर्म बनेगी। तो ये हमने डेल्टास जहां जहां बन रहे थे वो डेल्टास की टर्म बना ली। तो ये डेल्टा जो है बेसिकली डेल्टा की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इंडेक्स को रिप्लेस करता है, तो ये डमी इंडेक्स पी को आई से रिप्लेस कर देगा, यहां पे डमी इंडेक्स क्यू को जे से रिप्लेस कर देगा जी, और तीसरी टर्म के अंदर ये डमी इंडेक्स पी को आई से रिप्लेस कर देगा। तो ये सारी इंडिसेस हमने रिप्लेस कर दी जो क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए। अब हमें इन टर्म्स की जरूरत है कि ये टर्म्स बेसिकली किस तरह से बिहेव करेगी, ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं, तो हमने इसमें से ये वाली टर्म कंसीडर की, ये देखें ये वाली एक्स पार्शियल वाई एच बाई पार्शियल एक्स पी पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई एच, ये टर्म थी, इसको हमने कंसीडर किया और हम देखेंगे कि ये किस तरह बिहेव करती है। तो अगर मैं इसको एक्स के अंदर लेके जाना चाहता हूं तो यू इंटू वी वाले फार्मूले से मैं अगर इसका डेरिवेटिव खोलूं एक्स ऑफ पार्शियल वाई एच बाई पार्शियल एक्स पी पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई एच, तो ये 2 टर्म्स का प्रोडक्ट बनता है। एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, दूसरी ये बनती है, तो जब मुझे अगर ये टर्म चाहिए तो ये दूसरी तरफ जाएगी, तो एक नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा। इस तरह करने का फायदा ये होगा कि ये देखें ये पार्शियल वाई एच आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये डेल्टा एक्स आई पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल एक्स पी बना, मीन्स कि डेल्टा आई पी क्रॉनिकल डेल्टा बन गया। और क्रॉनिकल डेल्टा तो एक कांस्टेंट नंबर है, या 0 होता है या 1 होता है, इसका मतलब है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। दूसरी टर्म हमारे पास ये बनेगी माइनस पार्शियल वाई एच बाई पार्शियल एक्स पी एक्स ऑफ पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई एच। इस टर्म को ये जो है एक्स की जगह पार्शियल बाई पार्शियल वाई वन पुट किया और इंटरचेंज किया आपस में, वाई वन को अंदर ले गए, वाई एच को बाहर ले आए, तो ये एक्स ऑफ एक्स आई, ये पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई वन बेसिकली बन जाता है एक्स ऑफ एक्स आई। कैपिटल एक्स ऑफ एक्स आई का मतलब है कैपिटल एक्स आई, तो ये बन गया कैपिटल एक्स आई, ये जिस तरह मैंने यहां लिखा, तो ये बन गया माइनस पार्शियल वाई एच बाई पार्शियल एक्स पी पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई एच से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस पार्शियल कैपिटल एक्स आई बटा पार्शियल एक्स पी। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था जिसको मैंने कंसीडर किया, ये इस एक टर्म के बराबर आ गया, तो इधर हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली हमने ये वाली टर्म भी कंसीडर करनी है, ये जो आखिरी टर्म लिखी हुई है थर्ड टर्म, उसको कंसीडर करें तो बनता है एक्स ऑफ पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल वाई के ओवर पार्शियल एक्स जे। एक्स की वैल्यू पुट करें, देखिए यहां पे मैंने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, यहां पे डायरेक्ट पुट नहीं की थी, पहले मैंने प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला बनाया। उसकी वजह यह है कि एक्स की वैल्यू डायरेक्ट उस वक्त पुट करनी है जब नीचे वाई हो, नीचे एक्स होगा तो प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला बनाएंगे ताकि एक्स की वैल्यू उस वक्त लिखें जब नीचे वाई आ जाए। यहां पे नीचे y आ गया था, इसलिए हमने x की वैल्यू y के डेरिवेटिव की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट की। यहां पे पहले ही नीचे y मौजूद है, इसलिए हम डायरेक्टली x की वैल्यू पार्शियल बाय पार्शियल y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, y को बाहर लेके आएंगे, y1 को अंदर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा कैपिटल एक्स क्यू, और y से कैंसिल होके ये पार्शियल एक्स क्यू बटा पार्शियल एक्स जे बन जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब सब्स्टिट्यूट जी प्लीज पूछिए सर, ये नेगेटिव साइन किस तरह आया था, ये नहीं पता चला। आप इन दोनों टर्म, इस टर्म को खोलें, सिर्फ इस टर्म को ज़हन में रखें, ये जो राइट साइड पे पहली टर्म लिखी हुई है, और इस पे डेरिवेटिव का फार्मूला खोलें, पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस के साथ आता है, लेकिन हमें ये वाली टर्म चाहिए, तो जब इसके साथ वाली टर्म को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस साइन आ जाए। अगर मैं इसको दूसरी तरफ लिखता तो प्लस आता ना, ठीक है। डेरिवेटिव का फार्मूला खोला है, प्रोडक्ट रूल्स।
तो ये वैल्यूज जब हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन था जिसकी लेफ्ट साइड पे यू एक्स आई जे आ रहा है, तो यू एक्स आई जे किसके बराबर आ जाएगा? यू एक्स आई जे आ जाएगा एक्स ऑफ टी एक्स आई जे माइनस टी एक्स कॉमा पी जे, ये पहले ही लिखा हुआ था, और पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल एक्स की, उस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये वैल्यू आ गई माइनस के साथ, प्लस टी एक्स आई पी, और इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये जो पूरा एक्सप्रेशन था लास्ट वाला, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी पार्शियल एक्स क्यूब बाई पार्शियल एक्स जे, तो उसको हमने लिख दिया पार्शियल एक्स क्यूब बाई पार्शियल एक्स जे। इसको शॉर्ट करके हम पार्शियल जे एक्स क्यू और पार्शियल पी एक्स आई लिख सकते हैं। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये एग्जैक्टली वो फार्मूला बन गया जो हमने जनरल फार्मूला लिखा था कि जब ऊपर वाली इंडेक्स को छेड़ेंगे तो वो डमी इंडेक्स की जगह पे आ जाएगी, यानी ऊपर वाली इंडेक्स को टी को छेड़ा तो वो एक्स के ऊपर चली गई और डमी इंडेक्स टी के ऊपर चली गई पी, और पी इधर आ गया। इसी तरह जब नीचे वाली इंडेक्स को छेड़ेंगे प्लस साइन आएगा, एक्स के ऊपर जो है जो डमी इंडेक्स है, जो नीचे वाली इंडेक्स है वो पार्शियल डेरिवेटिव के साथ चलेगी जे इंडेक्स, और डमी इंडेक्स एक्स के ऊपर आ गई और एक नीचे जे जहां से प्लेस किया वहां पे आ गई, तो ये आपका फार्मूला बन गया। तो इसी तरह आप इसका फार्मूला किसी भी टाइप ऑफ द टेंसर फील्ड के लिए लिख सकते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट है कि एल एक्स प्लस वाई अगर लोअर इंडेक्स में एक्स प्लस वाई हो तो तब भी ये लीनियर होता है, ये सिंपली प्रूव हुआ है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा टेक्निकली कोई मुश्किल बात नहीं है, सीधा सीधा प्रूव हुआ है, तो आप इसको देख लें। इसी तरह अगर जो है आउटर प्रोडक्ट हो दो टेंसर फील्ड्स का, उसका लीड डेरिवेटिव लें तो वो भी प्रोडक्ट रूल फॉलो करता है, यानी कि आउटर प्रोडक्ट के लिए भी ये प्रोडक्ट रूल फॉलो करता है। अब ये एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास स्केलर फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन वाई, और वेक्टर फील्ड दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पार्शियल वाई माइनस वाई स्क्वायर पार्शियल एक्स, तो आपने इसका अगर लीड डेरिवेटिव लेना है तो एल एक्स ऑफ फाई किसी भी स्केलर फील्ड का लीड डेरिवेटिव होता है, जैसे कि एक्स ऑपरेट हो गया, तो आपने एक्स ऑपरेट किया तो ये आपके पास साइन एक्स पार्शियल वाई माइनस वाई स्क्वायर पार्शियल एक्स इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, और ये जब ऑपरेट करेंगे तो y से डेरिवेटिव cos y, x से डेरिवेटिव 2x, तो ये सिंपली ये फार्मूला आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो लीड डेरिवेटिव के साथ नथी है, उसको बोलते हैं द ब्रैकेट। An important special case of the Lie derivative is the Lie bracket of two in C infinity vector fields x and y। तो अगर x और y को मैं स्केयर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूं तो बेसिकली वो होता है कि किसी वेक्टर फील्ड y का डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ x, एल एक्स ऑफ y को मैं x कॉमा y लिखता हूं, तो एल एक्स ऑफ y को x कॉमा y ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये चूंकि लीड डेरिवेटिव तो किसी भी टेंसर फील्ड का हो सकता है, लेकिन जब हम लीड डेरिवेटिव किसी वेक्टर फील्ड का लेंगे तो वो ली ब्रैकेट बन जाएगा, और उसको एक्स कॉमा वाई स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो जब आप इस ली डेरिवेटिव को लेंगे तो ली ब्रैकेट आल्सो एक्स वाई जो है ली ब्रैकेट वो एक्स वाई माइनस वाई एक्स के इक्वल होती है, इनके पहले वाई ऑपरेट हो फिर एक्स माइनस पहले एक्स ऑपरेट हो फिर वाई, और ये प्रूव भी आगे किया हुआ है कि एक्स वाई माइनस वाई एक्स जब एफ जी पे, यानी कि ये प्रोडक्ट रूल, ये ब्रैकेट प्रोडक्ट रूल फॉलो करती है कि नहीं, कि ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है या नहीं। तो हमने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के ऊपर इस ब्रैकेट को लगाया, पहले वाई एक्स y ऑपरेट होगा तो y ऑपरेट होगा तो पहले y f पे ऑपरेट होगा, g एज इट इज प्लस f एज इट इज y g पे ऑपरेट होगा, माइनस पहले x ऑपरेट होगा f के ऊपर, g एज इट इज प्लस f x g पे ऑपरेट होगा। अब ये चार टर्में बन जाएंगी, x पहले y f पे ऑपरेट होगा, g एज इट इज प्लस y f x g पे ऑपरेट होगा, ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है। चार टर्में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो बाकी बचेंगी उसमें से आप ये ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट है एक्स वाई दिस ओबेज द प्रोडक्ट रूल। तो ये जो ब्रैकेट ऑफ द टू कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड्स है, ठीक है, ये हमारे पास ली ब्रैकेट है, ये भी एक डेरिवेटिव ऑपरेटर की तरह बिहेव करती है। द ब्रैकेट ऑफ टू कोऑर्डिनेट वेक्टर, जी सर वो वहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन हो रही थी ना, तो पहले सब्ट्रैक्शन खोलनी थी और फिर प्रोडक्ट रूल लगाना था। कौन सी, किधर 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 बताइए। यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई एक्स, देखे ना आप, पहले ये टर्म है सब्ट्रैक्शन खोल लें, एक स्टेप और लिख लें आप, पहले एक्स वाई ऑफ एफ जी माइनस वाई एक्स ऑफ एक्स जी लिख लें। मैंने वो स्टेप लिखा नहीं है, डायरेक्ट उससे अगला स्टेप लिख दिया, ठीक है। लेकिन सर देखें ना, हमने सिर्फ वाई को ऑपरेट कराया। नहीं नहीं, ये देखें, ये पहली टर्म एक्स वाई था ना, पहले वाई ऑपरेट हुआ जी, ये करली ब्रैकेट के अंदर वाई ऑपरेट हो गया, एक्स बाहर है, ठीक है, जी माइनस ये वाई बाहर है, ये वाला एक्स ऑपरेट हो गया, यहां तक बात दुरुस्त है
जी सर। अगले स्टेप के अंदर ये एक्स ऑपरेट हो रहा है, बाहर वाला ये एक्स ऑपरेट हो गया इस टर्म के ऊपर, फिर एक्स ऑपरेट हुआ इस टर्म के ऊपर, फिर वाई ऑपरेट हुआ इस टर्म के ऊपर, फिर वाई ऑपरेट हुआ इस टर्म। तभी तो ये 8 टर्में बनती हैं, वरना 8 टर्में बनेगी कैसे? ठीक है सर ऐसे नहीं होना चाहिए था, वाई पहले ऑपरेट हो एफ जी के ऊपर फिर प्लस एक्स। मसलन वाई, कौन सा वाई पहले ऑपरेट हो? ये वाला वाई, सर ये वाला। सर एक्स वाई पहले ऑपरेट होगा ना एफ जी पे, अगर हाँ जी, हम कर हो रहे गया। हैं तो फिर एक्स ऑपरेट होगा एफ जी पे और वाई एज इट इज रहेगा, फिर वाई ऑपरेट प्लस वाई ऑपरेट होगा एफ जी पे और एक्स एज इट इज। पहले जो राइट साइड पे होगा वो ऑपरेट होगा ना, एक्स वाई में से पहले वाई ऑपरेट होगा फिर एक्स ऑपरेट होगा। पहले एक्स नहीं ऑपरेट होगा ना, एक्स तो लेफ्ट पे है, जो पहले राइट साइड पे चीज है वो ऑपरेट होगा। एक्स वाई प्रोडक्ट में पहले वाई ऑपरेट होगा फिर एक्स ऑपरेट होगा, वाई एक्स में पहले एक्स ऑपरेट होगा फिर वाई ऑपरेट होगा। ठीक है सर। जी, आप इसको अपने हाथ से कीजिएगा, यही आएगा जो आप कह रहे हैं, आप उस तरह से भी करके देखें। ठीक है, फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको अगर आपको कोई मसला हो तो उस पर रिस्पॉन्ड भी करूंगा। ठीक। अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड्स हैं सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो उनकी जो ली ब्रैकेट है वो ऑलवेज 0 होगी। लेकिन अगर दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में है तो वो ली ब्रैकेट 0 होना जरूरी नहीं है। इसकी ये एग्जांपल है कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम कहते हैं कि अगर मैं पार्शियल एक्स पार्शियल आर देखूं, यानी कि एक वेक्टर फील्ड है एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का, एक वेक्टर फील्ड है वाई आर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, अगर आप पार्शियल एक्स पार्शियल वाई ली ब्रैकेट देखेंगे तो पार्शियल एक्स पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वाई पार्शियल एक्स ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की वजह से पहले एक्स का डेरिवेटिव लें या पहले वाई का लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमेशा ली ब्रैकेट जो कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड्स की है वो ऑलवेज 0 होगी। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट हो तो 0 होना जरूरी नहीं है। ये उसकी काउंटर एग्जांपल है। पार्शियल एक्स पार्शियल आर किसके बराबर होगा? पार्शियल एक्स पार्शियल आर माइनस पार्शियल आर पार्शियल एक्स। पार्शियल एक्स होता क्या है बेसिकली? अगर पार्शियल एक्स को लिखे आर थीटा कोऑर्डिनेट्स में तो वो बनता है पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स पार्शियल बाई पार्शियल आर प्लस पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एक्स पार्शियल बाई पार्शियल थीटा। पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स कॉस थीटा के बराबर होता है, पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एक्स माइनस साइन थीटा ओवर आर के बराबर होता है। ये वैल्यूज जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो पार्शियल एक्स बन जाएगा कॉस थीटा पार्शियल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर पार्शियल थीटा। पार्शियल एक्स पार्शियल आर निकालूं तो वो बनेगा पार्शियल एक्स ऑपरेट होगा पार्शियल आर के ऊपर, तो पार्शियल आर के ऊपर जब ऑपरेट होगा तो कॉस थीटा पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा ओवर आर पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल आर पार्शियल थीटा। लेकिन जब मैं पार्शियल आर को पार्शियल एक्स के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो ये यहां पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी आर आ रहा है और पार्शियल थीटा जो है वो डेरिवेटिव, तो माइनस साइन थीटा ओवर आर का डेरिवेटिव प्लस साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली टर्म फालतू आ जाएगी। तो जब मैं पार्शियल एक्स पार्शियल आर माइनस पार्शियल आर पार्शियल एक्स करूंगा तो वो 0 नहीं आएगा, बल्कि वो एक फैक्टर बच जाता है माइनस साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर पार्शियल बाई पार्शियल थीटा। तो ये एक काउंटर एग्जांपल है जो ये शो करती है कि अगर दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो और उनके कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड्स लूं तो उनके कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड्स का जो ली ब्रैकेट है वो 0 होना जरूरी नहीं है। If xi and yi are coordinate components of x and y, then x comma yi जो है वो x ब्रैकेट y जो है xi पे ऑपरेट हो तो वो उसके इक्वल है। यानी कि आप इसके कंपोनेंट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं xj पार्शियल j yi माइनस yj पार्शियल j xi, जो कि हम सिंपली जिस तरह से कंपोनेंट्स इसके ओपन करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये जो ली ब्रैकेट है ये एडिटिव है दोनों, यानी कि x प्लस वाई लूं तब भी ये लीनियर प्रॉपर्टी की तरह सेपरेट आउट हो जाती है, y प्लस जेड लूं तब भी ये सेपरेट, यानी कि पहले वेरिएबल में भी एडिटिव है दूसरे वेरिएबल में भी एडिटिव है। स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि अगर मैं x y में से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस वाई एक्स हो जाएगा। और ये वाली आइडेंटिटी फाइंड ये फॉलो करती है जिसे जैकोबी आइडेंटिटी बोलते हैं कि एक्स वाई कॉमा जेड, यानी कि एक्स वाई ब्रैकेट कॉमा जेड ब्रैकेट और फिर इसको साइकिल में घुमाएं वाई जेड ब्रैकेट कॉमा एक्स होल ब्रैकेट प्लस जेड एक्स ब्रैकेट कॉमा वाई होल ब्रैकेट, इन तीनों को एड अप करें तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ये जैकोबी आइडेंटिटी है। तो ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ये पहले वेरिएबल में भी एडिटिव है, दूसरे वेरिएबल में भी एडिटिव है, स्क्यू सिमेट्रिक है और जैकोबी आइडेंटिटी फॉलो करती है। अगर कोई ऐसा सेट जिसके ऊपर हम एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करें, जिस तरह ये ब्रैकेट एक ऑपरेशन है कि आप वेक्टर फील्ड का एक सेट लें
और उसके ऊपर ब्रैकेट ऑपरेशन डिफाइन कर दें, तो ये एक ऐसा ऑपरेशन है कि जो एडिटिव भी है दोनों वेरिएबल्स के अंदर, जो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और जो जैकोबी आइडेंटिटी भी जो है सेटिस्फाई करता है। तो वो ऑपरेशन जो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, वो सेट जिसके ऊपर एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन हो जो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो वो जो सेट है वो एक ली अलजेब्रा बन जाता है। हम कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर सेट इज अ ली अलजेब्रा। और ली अलजेब्रा एक पूरा कोर्स है एमफिल लेवल का, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, यहां सिर्फ जिक्र आया ली ब्रैकेट का, तो मैंने ली अलजेब्रा भी डिफाइन करवा दिया, बता दिया कि ली अलजेब्रा क्या होता है, कि ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स जो जिसके ऊपर ली ब्रैकेट ऑपरेशन डिफाइन हो, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक हो, एडिटिव हो दोनों वेरिएबल्स के अंदर, और जैकोबी आइडेंटिटी सेटिस्फाई करता हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या बनता है, वो आपके पास एक ली अलजेब्रा बन जाता है। ये आखिरी इस थ्योरम को रहने दें, इसकी हम जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने नोट्स आपके साथ अभी तक शेयर किए हुए थे वो हमारे खत्म हो गए हैं। अब जो अगले लेक्चर में शेयर करूंगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी साथ ही में शेयर कर दूंगा। लेक्चर जो अपडेट अपलोड करूंगा साथ ही उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीक है उससे हम इसको, बल्कि मुझे एक क्लास अगर आप इस वीक में किसी दिन दे सकते हैं नवीद साहब। जी सर, मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप में सर, बाद में लड़कों से थोड़ा सा पूछ के सर है। हाँ, एक क्लास मुझे दे दे, ताकि क्लास, क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं ना कि ये 11वां वीक चल रहा है। तो लेक्चर कुछ ज्यादा हमारे रहते हैं ना, तो कुछ क्लासें मुझे चाहिए होंगी, ताकि लेक्चर, या मैं दो ललेक्चर इकट्ठे लेके कुछ पूरे कर लूंगा। छोटे छोटे लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो आपके साथ मैं अपलोड भी कर दूंगा अगले लेक्चर्स, ठीक है, उसके नोट्स भी और वीडियो लेक्चर्स, ठीक है सर। जी जी सर, वो जो हमने ब्रैकेट्स को अप्लाई किया था कोऑर्डिनेट फील्ड पे, एक्स आई पे, जी जी सर वो सिर्फ एक ही वेक्टर फील्ड ऑपरेट होगा सिर्फ, यानी एक्स वाई एक्स आई हमने लिख दिया था। नहीं, दोनों ये ब्रैकेट खुल गई ना, एक्स वाई माइनस वाई एक्स खुल गई। ये देखे ना सर, एक्स वाई आई है तो एक्स वाई एक्स आई है, वाई आई नहीं आ सकता सिर्फ। हमने सिर्फ एक्स आई लिखा है ना, वाई आई नहीं लिखा। नहीं, इधर एक्स आई लिखा है। नहीं सर, ऊपर जहाँ ऑपरेट कर रहा है ये नहीं, हमने एक्स आई कोऑर्डिनेट पे ऑपरेट किया है ना, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ऑपरेट होगा ना, या आप वाई आई कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स आई। हम कह रहे हैं कि जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वो एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी सर। तो सर वो प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं समझ आ रही, वो प्रपोजिशन की। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 5? अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी हमने उसका प्रूव नहीं किया, ये थ्योरम का प्रूफ भी मौजूद है, लेकिन हमारे कोर्स में चूंकि उसका प्रूफ नहीं है तो सिर्फ उसका हवाला दे रहा हूं। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास वेक्टर फील्ड्स मौजूद हैं तो आप एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हर वक्त निकाल सकते हैं। ऑलवेज यू कैन फाइंड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम कि जो ली डेरिवेटिव है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पहला कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड है उसके पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी कि always it is possible to find a coordinate system such that the Lie derivative of a tensor field is equal to the first derivative with respect to the first coordinate vector field of that particular coordinate system. x1 के इक्वल। हाँ, x यानी कि पार्शियल बाई पार्शियल वन x1 के, x1 नहीं, पार्शियल बाई पार्शियल x1। यानी कि अगर x कोऑर्डिनेट है तो हम कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे ना, जिस तरह हमने अपने आगे जब प्रूव कर रहे थे तो हमने y बनाया था कि y1 x जो है वो पार्शियल बाई पार्शियल y1 होगा। जी सर। चलिए आप इसको पढ़िएगा भी, तो फिर भी हमने कोई डिस्कशन करनी होती है।